हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट फर्स्ट का ये फर्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आज आपके साथ। यूजीसी नेट कॉमर्स और जेआरएफ कॉमर्स का जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा और इन फ्यूचर आगे भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा आपको यूजीसी नेट कॉमर्स पे। तो ये फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है इसमें कुछ पिक्चर क्वालिटी का प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, लेकिन अभी थोड़ा लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ मैं और नेक्स्ट वीडियो जो भी वीडियोज़ आएगी उसमें कुछ और ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो आप इसके पिक्चर क्वालिटी पे ना जाइए, उसका नॉलेज देखो। मेन जो फोकस है मेरा, जो मेरा मोटो है वो है नॉलेज प्रोवाइड करना आपको, ताकि इसी के सहारे मुझे भी कुछ नॉलेज मिलती रहे और मैं भी अपने नॉलेज से अपडेट रहूँ। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है, ताकि मैं ये तो नहीं कहता कि भाई आपको मैं गारंटी से कि मैं आपको यूजीसी नेट कॉमर्स में क्वालिफाई करा दूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप वीडियोस फॉलो करेंगे, आप खुद भी आप हार्ड स्ट्रगल स्टडी करेंगे तो आप डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और आप क्वालिफाई कर जाओगे ईजिली। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट यूनिट फर्स्ट का ये फर्स्ट टॉपिक ही है, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स बिजनेस इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स all the internal and external factors that affects the company's function। यानी जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कंपनीज के फंक्शंस को प्रभावित कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं, उनको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। और जितनी भी डेफिनेशंस आप देखोगे कभी बुक पे, नेट पे, तो जनरली उन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स को बेस लेके ही एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स जो कंपनीज के फंक्शंस को, उसके कार्य को प्रभावित कर देते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, आप कह सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कितने प्रकार के बिजनेस इन्वायरमेंट होते हैं? तो ब्रॉडली बिजनेस इन्वायरमेंट टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फॉर द फर्स्ट वन इज इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल जैसे नेम से ही आपको पता चल रहा है, एज द नेम सजेस्ट, इंटरनल मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी इवेंट्स आकर होता है, जो भी इवेंट्स इसमें होगी वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगी, विद इन द कंपनी होगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी इवेंट्स होगी वो इंटरनल इन्वायरमेंट्स के अंदर कंसिडर होती है। और एक्सटर्नल यानी आउटसाइड, जो भी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो भी इवेंट्स आकर होगी, जो भी इवेंट्स होगी वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंसिडर होती है। इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है कंट्रोलेबल। सबसे पहले बात करता हूँ इंटरनल इन्वायरमेंट की। इंटरनल इन्वायरमेंट में कंपनीज की क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जैसे कंपनी का जो हिरार्कीज है, जैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके सीईओ, सीएफओ एंड मैनेजर्स लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, कंपनीज की फिजिकल एसेट्स, कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स जैसे मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्स जैसे मनी, क्योंकि मनी आपको पता है कि विदाउट कैपिटल बिजनेस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट में जो कंट्रोलेबल होता है, कंपनीज में कुछ चेंजेस कर सकती है टाइम के हिसाब से, तो उसका ये एग्जांपल्स है कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कंपनी का क्या मिशन है, क्या विजन है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, हायरार्की स्ट्रक्चर क्या है उसका, एसेट्स, ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मार्केटिंग रिसोर्सेस, कंपनीज की क्या इमेज है, ब्रांड वैल्यू सिस्टम, ये सब आते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखो, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इवेंट्स होती है तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंसिडर होती है, और ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रो एंड मैक्रो कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं।
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम फर्दर भी क्लासीफाई कर सकते हैं माइक्रो और मैक्रो के अंदर। और माइक्रो को देखो, माइक्रो को हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी बोलते हैं और मैक्रो को हम जनरल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट इज आल्सो नोन एज जनरल इन्वायरमेंट। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, जिसके दो पार्ट है, दो टाइप्स है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो को भी हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट बोलते हैं और मैक्रो को जनरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके बेस पे भी। और अब इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है, मैंने आपको बताया कंट्रोलेबल होता है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी इवेंट्स होती हैं उसको कंसिडर करते हैं उसमें, और ये कंट्रोलेबल होता है। बिजनेस इसमें अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसमें दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। आप कह सकते हो कंपोनेंट्स, फैक्टर्स भी कह सकते हो आप। माइक्रो को ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ही बोला जाता है और मैक्रो को जनरल इन्वायरमेंट बोला जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ थोड़ा और मैं आगे आ रहा हूँ। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फर्दर हम क्लासीफाई किया था हमने माइक्रो और मैक्रो में। तो एक्सटर्नल फोर्सेस भी बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट माइक्रो बताया मैंने आपको ऑपरेटिंग बोलते हैं, मैक्रो जिसको हम जनरल और रिमोट इन्वायरमेंट भी बोल देते हैं कई बार। जो माइक्रो जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट करता है डायरेक्टली कंपनीज की ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस एंड वर्किंग को। माइक्रो और ऑपरेटिंग जो इन्वायरमेंट है वो कंपनी के ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस एंड वर्किंग को अफेक्ट कर देता है। डायरेक्टली अफेक्ट्स द कंपनीज ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस एंड वर्किंग। कंपनी के परफॉर्मेंस को, ऑपरेशंस को, वर्किंग को ये अफेक्ट कर देता है माइक्रो एंड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। माइक्रो एंड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में आते हैं जैसे कस्टमर्स। अब कस्टमर्स देखो, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी सेल्स करती है, तो एक कस्टमर यही डिमांड करता है कि उसको एक अच्छी क्वालिटी का गुड्स एक रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो जाए। सप्लायर्स जो गुड्स सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है बिजनेस कंसर्न को, तो सप्लायर्स की काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, बिजनेस को काफ़ी अफेक्ट करता है। तो ये माइक्रो या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स में आते हैं। सप्लायर्स अगर रॉ मटेरियल में कुछ भी उसके प्राइजेस में चेंजेस होता है तो उससे कंपनी के पूरा बिजनेस हिल जाएगा। क्योंकि अगर देखो रॉ मटेरियल के प्राइस में कुछ भी चेंजेस हुआ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आ जाएगा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आया तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, आप यानी जो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ यूनियंस हैं वो भी माइक्रो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में आते हैं। एम्प्लॉयज़ एक बिजनेस कंसर्न में जो काम करते हैं, यूनियंस होती हैं उनकी, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटर्स जैसे जो बिजनेस कंसर्न है अपने कॉम्पिटिटर्स को काफ़ी ध्यान में रखता है, वो उनकी प्राइस स्ट्रेटजी को भी ध्यान में रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है। मेडिकल मीडिया एंड सोशल। मीडिया भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, काफ़ी बिजनेस को अफेक्ट करता है। आजकल जैसे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अगर कुछ ऐड होती है तो वो भी पब्लिक को काफ़ी अफेक्ट करती है, वो भी बिजनेस की इमेज पे काफ़ी प्रभाव डालती है। तो माइक्रो एंड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स में कस्टमर्स आएंगे, सप्लायर्स आते हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़ और यूनियंस, जो शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट और कॉम्पिटिटर्स, और मीडिया भी पार्ट है माइक्रो एंड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट का। और ये जो माइक्रो इन्वायरमेंट है ये कंट्रोलेबल होता है, यानी इस पर कंट्रोल किया जा सकता है बिजनेस कंसर्न द्वारा। ये कंट्रोलेबल होता है, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। बिकॉज
इट डज नॉट अफेक्ट्स ऑल द कंपनीज इन द इंडस्ट्री। देखो अगर माइक्रो और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट की बात करूं मैं, तो ये कंट्रोलेबल क्यों होता है? कंट्रोलेबल इसलिए होता है क्योंकि ये कंपनीज को अफेक्ट करता है, ना कि पूरी इंडस्ट्री को। तो कहने का मतलब ये है, एक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी कंपनीज होती है, तो सारी कंपनीज को अफेक्ट नहीं करता, ये पर्टिकुलर कुछ कंपनीज को अफेक्ट करता है। अब इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं करता क्योंकि इंडस्ट्री का अपना एक साइज होता है, अपना एक स्ट्रेटजी होता है, एक कैपेसिटी होता है। तो एक इंडस्ट्री के अंदर हर कंपनी का अपना एक साइज, स्ट्रेटजी और कैपेसिटी होता है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल जो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है वो पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट ना करती, कुछ कंसर्न कंपनी को, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज को अफेक्ट करता है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती है और हर कंपनी का अपना एक साइज, स्ट्रेटजी और कैपेसिटी होता है। अब मैं बात करता हूँ मैक्रो इन्वायरमेंट की। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। इसमें मैक्रो और जनरल और रिमोट इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड लास्ट है इकोलॉजी एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। सभी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। ये 6 तरह के फैक्टर्स इसमें कंसिडर होते हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, या उसको हम फिजिकल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सुनते ही देखो हमारे माइंड में आता है पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर गवर्नमेंट की ब्रांचेस होती है, जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में जैसे उनके जो गवर्नमेंट ब्रांचेस होता है, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो वो उसके लिए जुडिशरी की हेल्प ली जाती है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस है: लेजिस्लेचर जिसमें प्रेसिडेंट आता है, एग्जीक्यूटिव जिसमें जैसे राज्यसभा, लोकसभा, जुडिशरी जैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ये सब आते हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो स्टेबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, वो भी काफ़ी अफेक्ट करती है बिजनेस को, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज होती रहती है तो उससे बिजनेस में काफ़ी प्रभावित करता है, बिजनेस को काफ़ी अफेक्ट करता है वो। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनका एटीट्यूड, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलोसफी, ये भी काफ़ी बिजनेस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सुनते ही ये इकोनॉमिक कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, अगर मैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करूं, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे इंडस्ट्री पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, जैसे फिस्कल पॉलिसी में जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेस के बारे में बताया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी जैसे जो सप्लाई ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट, इसका कंट्रोल करता है मनी पॉलिसी के बारे में। एक ट्रेड पॉलिसी जो एक 2 कंट्री के बीच में ट्रेड होता है तो उसके लेके वो पॉलिसीज बनाई जाती है। तो ये ट्रेड पॉलिसी काफ़ी बिजनेस को अफेक्ट करती है। अगर ये लिबरल होगी तो एक बिजनेस कंसर्न के लिए अच्छा होता है। तो ये सब तो मैंने आपको बताया है माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इज आल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इज आल्सो रिमोट एंड जनरल इन्वायरमेंट। तो माइक्रो के अंदर मैंने बताया आपको कि भाई इसमें सप्लायर्स आते हैं, इसमें कस्टमर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट आता है, कॉम्पिटिटर्स, मीडिया, और ये कंट्रोलेबल होता है।
ये कंट्रोलेबल होता है, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं करता, ये कंपनी को अफेक्ट करता है। जो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है, जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, वो पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट ना करते हुए सिर्फ कंपनी को, कुछ कंपनी को इफेक्ट करता है, क्योंकि हर एक कंपनी का अपना साइज होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, कैपेसिटी होती है। तो इसलिए ये पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित नहीं करता, ये कंट्रोलेबल भी होता है। अगर कंपनी चाहे तो अब इस पर कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद मैंने बताया माइक्रो जनरल रिमोट इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर होता है, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोलॉजिकल, फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ आपको, कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो रेफर्स करता है इकोनॉमिक फैक्टर्स को, जिसमें जीडीपी आती है, पर कैपिटा इनकम आती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसीज, ये सब कंसीडर होती है। उसके बाद देखो इकोनॉमिक सिस्टम आता है। इकोनॉमिक सिस्टम, तो इकोनॉमिक सिस्टम में देखो 3 इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स इकोनॉमी। आप सुन लो आप, कैपिटलिस्ट, देखो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जिसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी या फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी या लेजर फेयर इकोनॉमिक सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, कंपटीशन ज़्यादा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। सोशलिस्ट, इसको हम प्लांट इकोनॉमी भी बोलते हैं और कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड होती है। एक मिक्स इकोनॉमी होता है जिसमें बहुत गवर्नमेंट और पब्लिक, बहुत गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर इनएफिशिएंसी और करप्शन ज़्यादा होता है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्जाम्पल है मिक्स इकोनॉमी का। तो ये तो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था। नेक्स्ट है आपका सोशल कल्चरल डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। सोशल कल्चरल डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, तो सोशल ये कल्चरल और डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में आता है चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। जो लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस होते हैं वो भी काफ़ी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जो सोशल वैल्यूज़ होती है, जो कल्चर होता है लोगों का, ये भी काफ़ी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है लाइफ स्टाइल बिजनेस पे काफ़ी प्रभाव डालता है। सोशल वैल्यूज, उनका कल्चर क्या है, किस सीजन में कौन से कपड़े पहनने हैं, लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव हो रहा है, जैसे जींस के टाइम ट्रेडिशंस भी ध्यान में रखते हैं, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखता है। अगर मैं बात करूँ सोशल फैक्टर्स की, तो इसमें कस्टम्स, क्या कस्टम्स है, ट्रेडिशंस, बिलीफ, पॉवर्टी, लिटरेसी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये सब सोशल फैक्टर्स के पार्ट है। और इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि भाई लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस में आते हैं, माइक्रो में आते हैं या मैक्रो में आते हैं, और मैक्रो में फिर ब्रॉडली किस में आते हैं। अगर ये मैक्रो में आते हैं तो मैक्रो में किस में आते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डेमोग्राफिक रेफर्स करता है साइज, डेंसिटी, पॉपुलेशन, क्योंकि जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो कॉमन सी बात है डिमांड बढ़ती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड भी गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो सोशल डेमोग्राफिक कल्चरल इन्वायरमेंट के बाद आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अफेक्ट करती है बिजनेस को। टेक्नोलॉजी के अंदर जो बदलाव होते हैं, जैसे मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस, या आप कह सकते हो मेथड टेक्निक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को जब प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चर हम करते हैं, एक कंपनी करती है, उसमें जो भी मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं उसमें अगर बदलाव आता है तो वो प्रोडक्ट के डिज़ाइन में काफ़ी प्रभाव डाल देता है, वो प्रोडक्ट डिज़ाइन को काफ़ी अफेक्ट कर देता है। तो टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट, जैसे एक कंप्यूटर्स, पहले टाइपराइटर होता था, कंप्यूटर्स होता है, तो ये भी देखो जितनी भी टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, चेंजेस होता है, वो बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर देता है। जनरली जो ज़्यादा इफेक्ट आता है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन पे आता है, क्योंकि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी आपका प्रोडक्ट भी उतना ही चमकेगा मार्केट में, डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए कह सकते हो आप टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो भी मेथड्स एंड टेक्निक्स जो होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो अप्लाई की जाती है, यूज़ की जाती है, वो अफेक्ट कर देती है प्रोडक्ट डिज़ाइन को। तो ये भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो होता है इट्स ए पार्ट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट, इट्स ए पार्ट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट, रिमोट इन्वायरमेंट, जनरल इन्वायरमेंट यू कैन से, आप कह सकते हो। उसके बाद है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट नाम सुनते हैं, लीगल लॉज, कंट्रीज के अंदर जो लॉज होते हैं, जो लीगल रूल्स होते हैं जिसको बिजनेस गवर्न करता है, तो बिजनेस गवर्निंग जो लीगल रूल्स होते हैं, जो कोर्ट डिसीजंस होते हैं, वो भी बिजनेस को काफ़ी अफेक्ट करते हैं।
जैसे मैं बात करूँ कुछ एक्ट्स के एग्जांपल लिया है मैंने, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, MRTP एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये सब जितने भी लॉज हैं, कोर्ट डिसीजंस होते हैं, रूल्स होते हैं जो बिजनेस को गवर्न करते हैं, ये भी बिजनेस को काफ़ी अफेक्ट करते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद जो लास्ट है वो है फिजिकल एंड इकोलॉजी इन्वायरमेंट। इसमें आता है क्लाइमेट चेंजेस, जो भी क्लाइमेट में बदलाव होता है, जैसे वाटर, फ्यूल, वेदर, लोकेशंस, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स, वाटर, सॉइल, तो ये चीज़ें बिजनेस को काफ़ी अफेक्ट करती है। क्योंकि अगर देखो एग्जांपल मैंने लिया है, अगर मान लो कोई शुगर फैक्ट्री अगर सेटअप होती है ऐसी प्लेस पे, ऐसी जगह पर जहाँ पर शुगर कैन जो है ग्रो होता है फास्टली, जहाँ पर शुगर कैन गन्ना जहाँ पे अच्छा होगा वहाँ पे चीनी की अगर फैक्ट्री लगा दी जाए तो कितना सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो एक तरह से तो प्लेस, लोकेशंस, वेदर, क्लाइमेट, इनको भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि ये भी बिजनेस को काफ़ी अफेक्ट करते हैं, ये भी बिजनेस को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। तो मैंने इस लेक्चर में आपको बताया स्पेशली कि भाई जो बिजनेस इन्वायरमेंट वो क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि एग्जाम में UGC नेट कॉमर्स में जो मैक्रो रिमोट जनरल इन्वायरमेंट है उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान से देखना है। आपको एक पर्टिकुलर बुक, एक काफ़ी मार्केट में अवेलेबल बुक है आपकी, एक UGC नेट ट्रूमैन की अवेलेबल है, उपकार की अवेलेबल है, और भी बुक अवेलेबल है, तो आप बुक भी पढ़िए आप। और मैं तो ये कहूँगा कि देखो, अगर आपको रियल में कुछ करना है, नेट क्वालिफाई करना है, JRF करना है, तो देखो BCom MCom की बुक से ऊपर कुछ भी नहीं है भाई। BCom MCom की बुक पढ़ लो आप, दैट इज मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि मार्केट में काफ़ी बुक्स अवेलेबल है जहाँ पे काफ़ी मिस्टेक्स है, जो क्वेश्चन आंसर्स जो है MCQ है होते हैं, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स पाई जाती। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे, टाइप्स थे। और दूसरी बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण, देखो कंपनी का जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो भी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, तो अगर कंपनी को आइडेंटिफाई करना है अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स को और वीकनेस को, कंपनी को अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करनी है, कंपनी को क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स है। अगर ये आइडेंटिफाई करना है तो कंपनी को एक एनालिसिस करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं SWOT एनालिसिस। तो ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर आज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इन फ्यूचर और भी कोशिश करूँगा आपको अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करने की। ओके, थैंक यू सो मच।